बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागली। इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 10 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें आज हम कैपेसिटर की मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया था, उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, लाइक हमने उसको डिफ़ाइन किया था और उसकी कैपेसिटेंस की बात की थी और ये देखा था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। इस लेक्चर में मैं कैपेसिटर के मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस को डिस्कस करूँगा, लाइक जब उनको पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, जब सीरीज़ में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे किस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और फिर इसके बाद हम एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबको इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। और एंड में फिर हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं तो वो फोर्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या प्लेट्स की दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगती है। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को कंबाइन करना, अब दो तरीक़ों से हम कंबाइन कर सकते हैं, या उनको हम पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर हम उन्हें सीरीज़ में कंबाइन कर सकते हैं। तो सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? कभी कभी ऐसे होता है कि हमें किसी सर्किट के अंदर किसी कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटर की चूँकि बहुत सारी यूजेस हैं, और उसमें से मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, जैसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेटिंग करंट से हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो रेक्टिफिकेशन के बाद जो सिग्नल होता है, यानी आउटपुट में जो करंट मिलती है, वो मुकम्मल तौर पर डीसी नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, पल्सेटिंग डीसी होता है। तो उसमें हम ये करते हैं कि उस आउटपुट को मज़ीद एक फ़िल्टर सर्किट से पास करते हैं और उसके बाद वो प्योर डीसी हो जाता है। तो उस फिल्टर सर्किट के अंदर कैपेसिटर यूज़ होता है। अब कैपेसिटर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रेक्टिफायर बनाया है और आप उसके अंदर कोई कैपेसिटर यूज़ करना चाहते हैं एज आ फ़िल्टर सर्किट, तो उसमें आपको उस कैपेसिटर की एक ख़ास वैल्यू चाहिए होगी, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। वो पर्टिकुलर कैपेसिटर आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, लेकिन उसमें वो वाला कैपेसिटर नहीं है जो आपको चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ कैपेसिटर्स को आपस में इस तरह जोड़ते हैं कि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के बराबर आ जाती है जो आपको रिक्वायर्ड है। इसलिए कभी हम उन्हें पैरेलल में कंबाइन करते हैं और कभी सीरीज़ में कंबाइन करते हैं। तो मैं पहले पैरेलल कम्बिनेशन की तरफ जाऊंगा, और वो आप जानते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन कैसे होती है। जब चीज़ों को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो वो साइड बाय साइड आपस में जुड़े हुए होते हैं, और सर्किट्स में पहचान ये है कि करंट के गुज़रने के कई रास्ते होते हैं। तो वो मैं ड्रा कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्किट है और इसमें ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, आप जानते हैं। और यहाँ से उस सर्किट के अंदर अगर करंट आएगा तो इस जंक्शन पे करंट के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं। तो ऐसी सूरत में करंट को डिवाइड हो जाना है, इसको करंट डिवाइडर सर्किट कहा जाता है, जिसमें करंट डिवाइड होता है। और करंट डिवाइडर सर्किट पैरेलल कम्बिनेशन को कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से होगा, एक साइड पे सबके लेट सपोज ये कैपेसिटर चार्ज है, तो एक साइड पे सबके पॉजिटिव टर्मिनल हैं, एक साइड पे सबके नेगेटिव टर्मिनल हैं। तो अगर किसी कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं
और नेगेटिव टर्मिनल्स मुख्तलिफ कैपेसिटर्स के आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। ये तो मैंने 3 बनाए हैं, 2 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 6 जितने आपको चाहिए। इसमें होता क्या है कि इन सब की जो मजमूई कैपेसिटेंस है इसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं, और मैं इस पूरे सेटअप को एक कैपेसिटर में जो है चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए? अगर इसकी है C1, इसकी है C2, इसकी है C3, मुझे ये वाला चाहिए, ये इन सब का इक्विवेलेंट होगा, तो C इक्विवेलेंट इसकी कैपेसिटेंस होगी। अब वो क्या होगी, इसके लिए तरीका क्या है? आप जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, Q = CV। अगर तो करंट के गुज़रने की 3 रास्ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर एक कैपेसिटर के पास अपना अपना चार्ज जाएगा। इसके ऊपर Q1 आएगा, इसके ऊपर Q2 आएगा, इसके ऊपर Q3 आएगा। हर कैपेसिटर पे अपना अपना चार्ज होगा, इसलिए इन सब में चार्ज डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन बात जहाँ तक वोल्टेज की है, तो जब हम पैरेलल में किसी चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो उन सब के एकरास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बिकॉज़ ये सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड हुए हैं और इन सारों का पोटेंशियल इस प्लेट से डिसाइड होता है। तो इसलिए सबके एकरास सेम पोटेंशियल होती है पैरेलल कम्बिनेशन में, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो वोल्टेज इन सब के एकरास सेम होगी। हो गई बात क्लियर? तो अब अगर मैं C की बात करूँ, C इक्विवेलेंट की, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? Q/V हमारे पास फार्मूला है। तो हम जानते हैं कि टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, यहाँ से जो चार्ज आया उन सब पे डिवाइड हुआ, Q1 + Q2 और प्लस Q3। लेकिन चार्ज क्या है, ये फार्मूला अगर हम देखें, ये हो जाएगा जी C1V तो सबका सेम है लेकिन C डिफरेंट है, C2V + C3V, और चूंकि सब में V कॉमन है तो हम ये देख सकते हैं कि C1 + C2 + C3 ये सारा कुछ इस V से बाहर आ जाएगा। V को एक साइड पे कर लेंगे, सब में कॉमन है, इस साइड पे Q है, Q के नीचे V आ जाएगा, ये V दोनों साइड से डिवाइड होके इस साइड पे आ जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाती है, ये पूरे चार्ज और पूरे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, दैट इज़ दैट इज़ कैपेसिटेंस। ये हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो आप देख सकते हैं, सिंपली उन तीनों की कैपेसिटेंस को आपस में ऐड कर दें और आपको पैरेलल कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाती है। सो CE जो होगा वो सिंपली इन तीनों का सम होगा, C1 + C2 + C3। इससे ये चीज़ जाहिर है कि पैरेलल कम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट जो होगा वो C1 से भी बड़ा होगा, वो C2 से भी बड़ा होगा और वो C3 से भी बड़ा होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 या n, जितने भी वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसमें मतलब हर एक से ज़्यादा होगा, उनमें जो सबसे लार्जर है उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये आपको तब ज़रूरत पड़ती है पैरेलल कम्बिनेशन की जब आपके पास अवेलेबल कैपेसिटर स्मॉल हों और आपको किसी लार्ज वैल्यू की ज़रूरत है, तो उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। अगर उनकी तादाद ज़्यादा है तो आप यूँ लिख सकते हैं जनरल फार्मूला, ये तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा था, आपने जनरली ये फाइनल फार्मूला लिख लेना है, एंड दैट इज़ C1 + C2 + C3 अप टू Cn, ये लिख लेना है। लेकिन अगर सारा हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एक जितनी है, मतलब इन सब की कैपेसिटेंस सेम है, तो फॉर सेम कैपेसिटर्स अगर सारे सेम हों तो फिर C इक्विवेलेंट जो है C + C + C मतलब NC, यानी नंबर से आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है NC।
तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। फॉर एग्जांपल तीनों सेम है तो C इक्विवेलेंट 3C होगी, और अगर ये 5 है तो 5C होगी। जितनी उनकी तादाद है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल की कैपेसिटेंस के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पैरेलल कम्बिनेशन का केस है। अब मैं सीरीज़ कम्बिनेशन की अगर बात करूं तो क्या इसमें चेंज हो जाएगा वो देख लेते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन की पहचान ये है कि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होगा, सर्किट ऐसे होगा, और जाहिर है इसके क्रॉस अगर हम कोई वोल्टेज कोई सोर्स अप्लाई कर लेते हैं तो वो इन सारों में डिवाइड हो जाए। तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ये इधर से डिसाइड होता है, ये V है, और ये इन तीनों का सम है। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। सीरीज़ जो होता है वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। सो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और अगर आप जानते हैं जैसा कि Q इज़ इक्वल टू CV, तो यहाँ पर ये अगर आप पुट कर लें V इज़ इक्वल टू Q बाई C, हर एक की जगह Q डिवाइडेड बाई C1। अच्छा, यहाँ पर यह बात बताना मैं भूल गया कि इन सब के ऊपर चार्ज एक जितना होगा। क्यों एक जितना होगा? जितना इस पॉजिटिव इस प्लेट पे डेवलप हुआ है उतना ही यहाँ पे डेवलप हुआ है माइनस। लेकिन इस प्लेट पे माइनस कैसे डेवलप हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट किए, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे उस जितना पॉजिटिव बनेगा, फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंडक्शन होगी और वो नेगेटिव होगा बिल्कुल इस जितना, ये उस जितना पॉजिटिव होगा। एक ही चार्ज है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। याद रखें ऐसा नहीं है कि टोटल चार्ज में कोई फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर माइनस होगा वो अकॉर्डिंगली इस माइनस की वजह से। तो इन सब के ऊपर एक जितना चार्ज होगा तो Q सब में सेम होगा, इसका भी Q। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है इसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C2 है, एक C1 है, एक C2 है और एक C3 है। ये लेकिन चूँकि Q सब में सेम है वो कॉमन ले लेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और Q उन सब में कॉमन है, ये V है। तो अगर मैं Q इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? ये Q इधर आ जाएगा V/Q, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V/Q किस चीज़ की इक्वल है? ये देखने के लिए मैं क्या करूँगा? C इधर लाऊँगा इस साइड पे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, C इधर आ जाएगा, Q/C ये V, और Q उस साइड पे अगर चला जाए तो 1/C जो है V डिवाइडेड बाई Q है। तो V/Q की जगह मैं 1/C लिख सकता हूँ। तो ये जो है ये ऐसे हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, एंड दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, दोबारा लिख लूँगा जब ज़रूरत होगी। ये देखिए, अब अक्सर स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, ये फार्मूला उनको याद होता है लेकिन जल्दी में ये कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन गिवन होता है लाइक एक 2 माइक्रोफेराड है और एक 3 माइक्रोफेराड है और एक यूँ समझें कि 6 माइक्रोफेराड है, और इन सब की ये कम्बिनेशन आ जाती है तो वो जल्दी से क्या कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ये समहाउ कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल LCM 6 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, रिज़ल्ट आ जाता है जी 1/1। इस केस में तो 1/1 आया, तो वो यहाँ पर चूँकि 1/C इक्विवेलेंट होता है तो वो उसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। तो इस केस में तो चलो 1/1 आया, अगर मैं इसको 4 कर लूँ
तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और फिर एलसीएम कुछ और होगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अगर अब हम निकालें तो 12 आता है। अब यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, इससे 13/12 आ जाता है। अब ऐसी सूरत में जो है स्टूडेंट डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये तो 1/c इक्विवेलेंट है। आपने करना क्या है, इसका फिर रेसिप्रोकल लेना है। c इक्विवेलेंट वुड बी 12/13। तो ये बात आपको याद रहे, ठीक है। और फिर ये है कि अगर तो सिर्फ 2 कैपेसिटर्स हैं, अक्सर क्वेश्चंस में ये जो एमडीकेट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें ज़्यादा कैपेसिटर्स नहीं दिए जाते, 2 होंगे या 3 हो सकते हैं, ऐसे नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 2 या 3 होते हैं। तो अगर सिर्फ 2 हैं, अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर्स हैं तो फिर कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान होता है। सिर्फ 2 हैं तो फिर आप C इक्विवेलेंट को C1 C2 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द सम लिख सकते हैं। और अगर यूँ 3 है फॉर एग्जांपल, तो फिर CE इज इक्वल टू C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। इस तरीके से फिर आप कैलकुलेट करते हैं। और अगर n सेम कैपेसिटर्स हों, मतलब उनकी कैपेसिटेंस सबकी सेम हो, तो फिर ऐसी सूरत में हम C इक्विवेलेंट जो है सिंपली C डिवाइडेड बाई n लिख लेते हैं। किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम उनके तादाद पे डिवाइड करते हैं जितने भी हैं और सीरीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन सीरीज़ में ये बात आपने याद रखनी है कि C इक्विवेलेंट जो है, जो फाइनल कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट, वो उनमें से सबसे स्मॉलर से भी कम होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं उनका रेसिप्रोकल आ जाता है, यानी C को n पे डिवाइड करना है। तो जो नई कैपेसिटेंस होगी वो स्मॉलर होगी फ्रॉम C1, फ्रॉम C2 एंड फ्रॉम ऑल दोज कैपेसिटर्स दैट आर यूज्ड इन सीरीज़ कम्बिनेशन। तो उनसे इंडिविजुअली सबसे कम होगा, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट से भी कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और अब इसकी ज़रूरत कहाँ पेश आती है, जहाँ पर आपके पास अवेलेबल कैपेसिटर्स जो हैं वो ज़्यादा वैल्यू के हैं, आपको कम वैल्यू वाला कैपेसिटर चाहिए, देन यू गो फॉर series combination of capacitors. Then there is another important thing about the combination, और वो ये है कि यहाँ पे आपने कहा सेम कैपेसिटर्स हैं और सीरीज़ में हैं, और सेम कैपेसिटर्स हैं और पैरेलल में है, ये हमने पहले देखा। तो कभी कभी कहते हैं कि जी कैपेसिटर्स को हमने पहले सीरीज़ में कंबाइन किया और फिर पैरेलल कंबाइन किया और सारे हैं एक ही वैल्यू के, तो इनकी नई जो कैपेसिटेंस है वो पुरानी के साथ किस तरह रिलेटेड है। नाउ पहले मैं ये करता हूँ कि सीरीज़ कम्बिनेशन, सीरीज़ टू पैरेलल, वो केस डिस्कस कर लूँ। यानी इन लोगों ने पहले ऐसे जोड़े थे और फिर कहते हैं कि जी हमने इस तरह जोड़ने के बाद इसको रीअसेंबल किया और फिर उन्हें पैरेलल में जोड़ा। अब सीरीज़ में जोड़ने से जो हमारे पास वैल्यू आई थी और पैरेलल में जोड़ने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आपस में किस तरह रिलेटेड है, ये बताना है। तो सीरीज़ से जब आप पैरेलल में जाएंगे तो बहुत स्मॉल वैल्यू से बहुत लार्ज वैल्यू मिलेगी। ऐसी सूरत में जो पैरेलल वैल्यू होगी, पैरेलल वाली फाइनल वैल्यू, वो सीरीज़ वाली वैल्यू के n² टाइम ज़्यादा होगी। तो हम सीरीज़ से पैरेलल में गए, हमारे पास नई जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी सीरीज़ की कैपेसिटेंस से। मैं एक एग्जांपल से ये बात समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है 2 माइक्रोफैराड और दूसरा है 4 माइक्रोफैराड, और अब हमने करना क्या है, सॉरी दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है।
वो तादाद में मैं कहता हूँ कि उनकी तादाद लेट सपोज 4 है, 4 कैपेसिटर्स हैं इस वैल्यू के। अब पहले मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में सीरीज़ में जोड़ लेता हूँ। तो जब सीरीज़ में जोड़ूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। क्यों 1 आएगी? क्योंकि हमें पता है कि C/n फार्मूला है, 4 है सॉरी, तो फिर ये 2/4 आ जाएगा, यानी 1/2। ये कब? जब मैंने इनको सीरीज़ में लगाया। अब मैं कहता हूँ नहीं जी, इनको पैरेलल में लगाना है। जब मैं इनको पैरेलल में लगाता हूँ तो CS जो है वो क्या हो जाता है, CP पैरेलल में जब लगाता हूँ तो NC हो जाएगा, यानी C के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाता है जी 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड आई गेट 8। अब देखिए 1/2 और 8 इनमें कितना डिफरेंस है। तो CP जो है, अगर मैं यहाँ पर तो CP को CS पे डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। CS और एक हमारे पास 8 था और इसको मैं CS पे डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज़ 1/2। ये हो जाएगा जी 8 मल्टीप्लाइड, बिकॉज ये उल्टा हो जाएगा 2 एंड आई वुड गेट 16। अब 16 क्या है? अगर आप देखें हमारे पास कितने कैपेसिटर्स थे, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो मैं यहाँ पर 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर ये तो हमने 4 लिए थे ना, अगर 5 होते तो यहाँ पर 25 आता, अगर ये 6 होते तो यहाँ पर 36 आता। तो जो भी वैल्यू होगी आप इस तरह से डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो सीरीज़ में हमारे पास रिज़ल्ट आता है एक जैसे कैपेसिटर्स की कम्बिनेशन से, उसको जब हम रीअसेंबल करके पैरेलल में लेके जाते हैं तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट वो वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सीरीज़ वाली पहले वैल्यू मालूम हो, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो आई होप आप ये कर सकेंगे। और फिर अगर आपसे पैरेलल टू सीरीज़ मतलब इस तरह मांगा हो कि पहले हमने जी इनको पैरेलल में लगाया है और अब चाहते हैं कि सीरीज़ में लगाएं, फिर क्या करेंगे? फिर आपने n स्क्वायर डिवाइड कर देना है। तो CS ऑब्टेन करने के लिए CP को n स्क्वायर पे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे ये उस केस के लिए जब n सेम कैपेसिटर्स हो, तब आप ये आपस में इन दोनों को इस तरह रिलेट कर सकते। अब हम आगे को मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। लेकिन इससे पहले एक बात बताता चलूँ कि जो रूल्स हमने कैपेसिटर के लिए पढ़े वो कॉम्बिनेशन ऑफ capacitors are same is that of restoring force constants। जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स होती हैं आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस की होंगी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K/m। तो ये जो K होता है या F इज इक्वल टू KX, जो K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मुख्तलिफ स्प्रिंग्स को आपस में कंबाइन करते हैं। तो जो रूल्स कैपेसिटर्स के हैं वो इनके भी हैं, K1 K2 K3 बिल्कुल वही रूल हैं जो कैपेसिटर के हैं। तो ये इसलिए बताया ताकि उसके साथ साथ आपका ये एरिया भी कवर हो जाए। रजिस्टर्स के लिए ये सारे रूल्स उलट हैं, क्योंकि कैपेसिटर्स के जो रूल्स सीरीज़ में है वो रजिस्टर्स के लिए पैरेलल में है, और कैपेसिटर के लिए जो पैरेलल में है वो रजिस्टर्स के लिए सीरीज़ में है। ये रजिस्टर्स जब हम पढ़ेंगे उधर भी ये बात याद दिलाऊंगा। एनर्जी स्टोर के केस में ज़ाहिर है ये कुछ फार्मूले आपने याद रखने हैं। U इज़ इक्वल टू हाफ QV, फिर U इज़ इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, फिर U इज़ इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ये फार्मूला ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होगा जब V
कांस्टेंट होता है और V जब कांस्टेंट होता है तो ऐसी सूरत में हम देख सकते हैं कि एनर्जी और कैपेसिटेंस आपस में रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो जिन जिन क्वेश्चंस आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस लेक्चर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। उसमें ये कहा जाता है मोस्टली कि जी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ज़्यादा की गई या कम की गई तो एनर्जी स्टोरेज का क्या सीन होगा, यानी एनर्जी कितनी उसमें स्टोर हो गई होगी। तो आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जी ये एनर्जी और कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें जिसमें एनर्जी और कैपेसिटेंस इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो ये मैं बता दूं कि जब V कांस्टेंट होता है, अब V के कांस्टेंट होने की दो सूरतें हो सकती हैं कि एक तो बैटरी कनेक्टेड हो और दूसरी सूरत कौन सी हो सकती है कि कैपेसिटर्स जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें कह देते हैं ना, दो तीन कैपेसिटर्स होते हैं और उसमें कहा जाता है कि जी किस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, एक C1 है एक C2 है। अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो आप फ़ौरन कह सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। और फिर जब बैटरी कनेक्टेड होती है और कैपेसिटेंस को ज़्यादा किया जाता है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और बैटरी कनेक्टेड होती है कैपेसिटेंस को कम किया जाए तो एनर्जी भी कम होती है। कैपेसिटेंस कैसे कम ज़्यादा किया जा सकता है वो कुछ क्वेश्चन बाद में मैं डिस्कस करूँगा किसी और लेक्चर में। फिर ये सूरत हाल है। अगर बात होगी वो कि जब Q कांस्टेंट हो, Q कंजर्व्ड हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, तो ये वो सूरत हाल होगी कि जी जब या बैटरी डिसकनेक्टेड हो या फिर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जैसे हमने कुछ देर पहले बात की सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो जब सीरीज़ में लगे होंगे या बैटरी डिसकनेक्टेड होगी तो ऐसी सूरत में जो है चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट होगा तो एनर्जी और कैपेसिटेंस का इन्वर्स रिलेशन होगा। तो अगर सीरीज़ में लगे हैं तो जो बड़ा कैपेसिटर है उसमें कम एनर्जी स्टोर होगी, जो स्मॉलर है उसमें ज़्यादा स्टोर होगी। दूसरी बात ये याद रखें कि अगर बैटरी डिसकनेक्ट की जाए, आइसोलेटेड ये भी कहा जा सकता है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है और उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी कम हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया ना। और फिर ये है कि इस पे भी कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक चीज़ जो पहले भी मैंने कहा था मैं बताऊँगा कि कैपेसिटर्स के प्लेट्स के दरमियान फोर्स कैसे लगती है। फोर्स बिटवीन द plates of a capacitor, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। एक प्लेट है, उसके सामने दूसरी प्लेट है, वो एक दूसरे के उनके दरमियान एक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेट की वजह से फोर्स फाइंड करूँ। तो इस प्लेट ज़ाहिर है ये एक फील्ड में रखा है, इसकी फील्ड में रखा है। और अगर आपको याद हो, आपने गास लॉ में की एप्लीकेशन में ये पढ़ा था कि किसी एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है 1/2 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया होता है। तो ये हमारे पास उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो फोर्स के बारे में हम जानते हैं Q मल्टीप्लाइड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैं उस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो Q नेगेटिव या पॉजिटिव इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस के ऊपर चार्ज जो है वो Q है, वो आप जानते हैं। देन फोर्स इज इक्वल टू F, एंड अगर मैं नेगेटिव पुट करूँगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इस पर अट्रैक्शन की फोर्स है, वो अट्रैक्शन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देगा। बट आई एम इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, एंड दैट इज़ Q मल्टीप्लाइड विद E. E is Q divided by 2A epsilon naught, and the force is Q square divided by 2A epsilon naught. ये वो फोर्स है जो इस प्लेट की वजह से इस पे या इस प्लेट की वजह से इस पे लग रही है, ये उसका मैग्नीट्यूड है।
और अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखूँ उस पे क्या फोर्स लगेगी, वो जनाब किसी फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो दो प्लेट्स की फील्ड होगी, आप उस पे दोनों प्लेट्स की फील्ड एक्ट करेगी, ये उसको पुश करेगा अगर पॉजिटिव है, ये उसको पुल करेगा अगर नेगेटिव है, तो दोनों फोर्स लगाएंगे तो द फोर्स वुड बी स्मॉल क्यू टाइम्स ई, और स्मॉल क्यू उसका चार्ज है और E इस दफ़ा आपने सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करना है दो प्लेट्स की फील्ड, एंड सिग्मा आप जानते हैं चार्ज की इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं Q टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एरिया टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, दैट वुड बी द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहे इट इज़ सेम एवरीवेयर इनसाइड, अंदर हर जगह पे सेम होगी क्योंकि इसमें कोई डी नहीं है, कोई आर नहीं है, हर जगह पे। हाँ, ये किस पे डिपेंड करता है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अगर एक इधर है या इधर है, चार्ज जब तक सेम है तो उन पर फोर्स भी सेम है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्सेस का रेशो क्या होगा। यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ए पे जब चार्ज हो या पॉइंट बी पे, तो फोर्सेस का रेशो 1 होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह पामान।